हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी फॉर फ्यू डेज जो कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाई ड्यू टू सम ऑफ हेल्थ इश्यूज दैट आई वाज फेसिंग, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मैनेज टू provide you videos on daily basis. Okay, so now let's start the next topic, objectives of management. इससे पहले हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स? एक जनरल मीनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स का होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। क्या है आपका एक ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य वो होता है जिसकी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारी एक्टिविटीज़ करती है, जिसको पाने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती है, वो होता है उसका उद्देश्य। ठीक है, एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। जिस चीज़ को पाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन दिया जाता है, वही क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स 3 तरीके के आपके बताए गए हैं। पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पर्सनली पीपल को देखते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। So our organizational objectives aims at prosperity and growth of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका मेन एम या मेन उद्देश्य होता है एक बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी यानी उसकी प्रसिद्धि फैलाना और उसकी ग्रोथ करना। ठीक है, उसे और समृद्ध बनाना और ज़्यादा ग्रो करना और जगह जगह तक फैलाना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसका उद्देश्य ये है कि कंपनी को क्या करना है? बिजनेस को फैलाना है, बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके लिए इसमें 3 और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जैसे हमने बिजनेस साइकिल जो होती है हमारी, एक होता है एक सर्वाइवल पीरियड होता है, फिर एक ग्रोथ पीरियड आता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो उस तरीके से ये जो बिजनेस साइकिल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके उन स्टेजेस की हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें डिक्लाइन से रिलेटेड कुछ नहीं है, ग्रोथ तक की हम बात करेंगे क्योंकि डिक्लाइन तो बिजनेस को होने नहीं देना है। ठीक है, अब सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो सर्वाइवल का जो उद्देश्य है वो क्या है? टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो पहला उद्देश्य, जो पहली स्टेज होती है बिजनेस की, जिसमें बिजनेस एक बार एग्जिस्ट करने लग जाए या जब नया नया बिजनेस सेटअप होता है तो वो एक बार सर्वाइव कर जाए मार्केट में, उसका उद्देश्य बस उतना ही होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जब इनिशियल स्टेज होगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पहला उद्देश्य होगा उसके सर्वाइवल का उद्देश्य। तो सर्वाइव करने का मतलब ये है कि इसमें उद्देश्य ये है कि बिजनेस को किसी तरह से एग्जिस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, भले ही फिर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो
या ना हो, एटलीस्ट क्या हो, इन दिस ओनली टू कवर द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इनफ, इतना कि जितनी कॉस्ट हमारी लग रही है एटलीस्ट हम वो कवर कर लें, ठीक है, एटलीस्ट एक बिजनेस उतना कवर कर ले। अगर वो मान लो कि जो भी सामान बना के तैयार करती है उसका पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट कुल मिला के 100 रुपये पड़ता है, तो कम से कम जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा बेच के उसको मिल रहा है सामान को, कम से कम वो 100 रुपये कमा पाए, भले ही वो प्रॉफिट हो या ना हो। अब भाई 100 का अगर वो 110 में बेचेगा तो 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन अगर उसे 10 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है तो डजेंट मैटर, बट इतना तो हो, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो जाए, 100 रुपये में बनाया तो कम से कम 100 ही रुपया हमारा वापस आ जाए। और अगर छोटा मोटा सा और कुछ प्रॉफिट इसमें मिल जा रहा है तो वो तो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट इतनी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाए, यही उद्देश्य सर्वाइवल के टाइम पे एक बिजनेस का होता है, ठीक है। फिर हम प्रॉफिट की बात करें, जब सर्वाइवल का उद्देश्य पूरा हो जाता है देन हम प्रॉफिट के उद्देश्य पे आते हैं। जब एक बिजनेस सर्वाइव करने लग जाता है, एग्जिस्ट करने लगता है लंबे समय तक, तो उसके बाद उसको धीरे धीरे प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करती है कि एक इनफ अमाउंट का प्रॉफिट वो कमा सके, एक एडिक्वेट अमाउंट का प्रॉफिट उन्हें मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के एक्सपेंशन, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बिजनेस में अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस ना तो बहुत लंबा सर्वाइव कर पाएगा, ना ही वो ग्रो कर पाएगा, और ना ही वो एक्सपैंड हो पाएगा, ना ही वो दूर दूर तक फैल सकता है वो बिजनेस। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाए, और प्रॉफिट कम से कम इतना तो हो कि एक बिजनेस को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जब दिखे ग्रो करने की तो वो उसमें पैसा लगा सके, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए एक रिवॉर्ड होता है रिस्क बियरिंग का। हमने 11th में भी पढ़ा था कि बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं, और उस रिस्क का बदले जो बिजनेसमैन को रिवॉर्ड मिलता है, जो अवार्ड मिलता है, वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट कमाना, जिससे कि आगे चल के बिजनेस को ग्रो भी करा जा सके, ठीक है। और जो हमारा बिजनेसमैन है वो भी जो उसने रिस्क लिया है उसके बदले वो भी सेटिस्फाइड रहे कि हाँ उसने जो रिस्क लिया उसके बदले उसको कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है। देन तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बाद आता है, वो है सर्वाइवल और प्रॉफिट के बाद आता है, वो होता है आपका ग्रोथ। तो अब एक बिजनेस क्या करना चाहता है? एक बिजनेस करना चाहेगा ग्रोथ। एक बिजनेस सर्वाइव कर गया, बहुत लोग जान गए बिजनेस को, अब वो एग्जिस्ट कर गया है, पक्का हो गया है, उसके बाद उसने प्रॉफिट अच्छा कमाया, जब उसने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया था तो कस्टमर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट खरीदा, अब वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, पसंद करते हैं, वेल नोन कंपनी बन चुकी है। अब उसका आया ग्रोथ का टाइम, अब प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रही है वो किसमें? ग्रोथ में। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कहता है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए, टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ, फैलाओ और ज़्यादा ग्रो करो। तो द ग्रोथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट होता है वो किस तरीके से मेज़र किया जाता है? कि सेल इंक्रीज हो रही है तो ग्रो हो रहा है, ब्रांचेस कंपनी की बढ़ रही हैं तो ग्रो हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, पहले एक थी 4 और ब्रांच बन गई तो यानी कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़,
बढ़ रहे हैं। पहले 100 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अब 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, ये शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। जितना ज़्यादा इन सब में ग्रोथ होता रहेगा, इसका रेट ग्रोथ का जितना बढ़ता रहेगा, उतनी ही ज़्यादा एक बिजनेस को सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रोथ का, कि ग्रो और एक्सपैंड करना बिजनेस को या बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि 3 ऑब्जेक्टिव्स उसमें होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के: टू सर्वाइव द बिजनेस, टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का होता है वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। ये रहे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स से यहाँ पे जो मतलब है वो है सोसाइटी के लिए। हमने 11th क्लास में जब पढ़ा था तो उसमें हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, क्यों इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो वो जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें पढ़ी थी, ये कुछ कुछ उससे संबंधित है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के वो उद्देश्य जो कि उसे सोसाइटी के लिए पूरे करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और सोसाइटी से ही सारा सब कुछ लेती है, सारी रिसोर्सेज सोसाइटी से लेती है। वो फाइनेंस भी सोसाइटी से ही लेती है, एम्प्लॉयज़ भी सोसाइटी से ही लेती है, उसको रॉ मटेरियल भी सोसाइटी से ही मिलता है। तो उसके कुछ उद्देश्य सोसाइटी के प्रति होते हैं जो कि वो उनको पूरा करती है मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है कि इसका एम क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का एम क्या है। एम टू डील विद द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल उद्देश्यों का ये मतलब है या ये उद्देश्य इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो वादे किए हैं, जो भरोसा ऑर्गेनाइजेशन को दिलाया है, उस भरोसे को पूरा करे। सोसाइटी के प्रति उसने जो कमिटमेंट किए हैं, जो वादे किए हैं, उसको फुलफ़िल कर सकें। जो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या होते हैं? सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। क्या है उसका उद्देश्य? पहला उद्देश्य ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, ख़राब प्रोडक्ट, बेकार प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ना दे। तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे दाम पर, कम से कम दाम पर, ऐसे दामों पर जिसमें सोसाइटी भी अफोर्ड कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो, ऐसे सही दामों पर प्रोवाइड किया जाए। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं कि जो भी सिविक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी में हो रही हैं रिगार्डिंग देयर ओन इश्यूज़, जो उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनकी अपनी सोसाइटी लाइफ में जो कुछ भी उनके इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ उनका कोई कंट्रीब्यूशन बने। लाइक मान लीजिए किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है, ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। तो इकोनॉमिक वेल्थ का जनरेशन करना, क्योंकि एक सोसाइटी की ग्रोथ उसकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी उतनी ही ज़्यादा और जो है वो देश भी ग्रो करेगा और वो सोसाइटी भी ग्रो करेगी। तो इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। चौथा इनका ये है कि भाई सोसाइटी में लोग रहते हैं और लोगों को पैसा कमाने की, काम करने की ज़रूरत होती है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो जनरेट करें। ठीक है,
क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, जब जब ज़रूरत पड़े कम्युनिटी को, सोसाइटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। लाइक आपको पता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लाइक अर्थक्वेक, एनीथिंग, लाइक अभी जो एक तूफान आया था बिपरजॉय, उस सब के बाद कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये इस तरीके के एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करवाना इनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, सरकार के, गवर्नमेंट के और एनजीओस के, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई सोशल सर्विस प्रोजेक्ट है, मतलब सोसाइटी के प्रति कोई सेवा कार्य अगर इनका है, तो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना और उनको सपोर्ट करना और उसमें अपना योगदान देना, ये इनका उद्देश्य होता है। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद इंडियन का ये भी एक उद्देश्य है और जिम्मेदारी भी है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करें। ऐसे मेथड्स यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। लास्ट इसमें है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं, जैसे कि SC ST कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि वुमेन्स होते हैं, ठीक है, और OBC कास्ट के लोग होते हैं, उनको थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में या अदर किसी भी तरीके के बेनिफिट में, तो वो ये करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उनका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। अब बात करते हैं हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक्चुअली रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन है। एक मैनेजमेंट में जब मैनेज करा जाता है तो किसको एक्चुअली मैनेज किया जा रहा है, वहाँ पर लोग जो हैं, पीपल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लोग जो बिज़नेस में काम करते हैं उनकी वजह से ही ये कोई भी बिज़नेस चलता है, रन होता है। तो उनके कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक पर्सन के जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये क्या है, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन के ये भी ऑब्जेक्टिव हैं कि वो इंडिविजुअल पीपल के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करे जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का एम क्या है, टू कीप एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका उद्देश्य है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करने आए हैं वो मोटिवेटेड रहे, जोश में रहें काम करने के लिए और सेटिस्फाइड रहें। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्या होते हैं। सबसे पहला उनका उद्देश्य है मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के प्रति कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। उनका ये उद्देश्य होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, मतलब उस कंपनी के लेवल के हिसाब से, उसका जो स्टेज है चल रहा है, सर्वाइवल, ग्रोथ या प्रॉफिट अर्निंग, जो भी उनका स्टेज चल रहा है उसके हिसाब से, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एम्प्लॉय की काम करने के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से
जो सही सैलरी उस फील्ड में बनती है उसको वो सही सैलरी प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, जो है कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने के लिए एक सही सैलरी उन्हें दी जाए। प्रमोटिंग ट्रेनिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ये भी एक बिजनेस का अपना काम होता है कि प्रमोशंस दिए जाएं जो है एम्प्लॉयज़ को, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिससे कि उनकी जो एस्टीम की नीड है, खुद के डेवलपमेंट की जो नीड है और कोई भी अदर जो नीड्स हैं उनकी अपनी, वो फुलफ़िल हो सके। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स। अब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी ये भी नीड्स होती हैं कि वो भी पहचाने जाएं अपने काम से। अपने जो बिजनेस में जितने लोगों के संग वो लोग काम करते हैं उन सब लोगों के बीच उनकी अपनी एक पहचान हो। उनको पीयर रिकॉग्निशन चाहिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट फॉर कलीग, और साथ ही साथ उनके अंदर कलीग्स के लिए, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी रिस्पेक्ट हो उनके मन में। इसी से सोशल नीड्स पूरी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयज़ की। देखो, हर एक एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स होती हैं अपनी खुद की पर्सनल, वो ये सब सेटिस्फाइड होती हैं अगर इन सब नीड्स पर फोकस करती है मैनेजमेंट। तो गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। चौथा ये है मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है इस बात को ध्यान में रखना कि जो वर्किंग कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ बैठ के एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वो गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, जहाँ पे काम करने में एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी और आराम से काम करें और वो सेफ महसूस करें। ठीक है, चलो तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो MCQs हैं आपके, दो MCQs हैं इसमें। पहला है, राधा इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग earthen coolers by using environmental friendly methods of production. Which management objective is discussed? राधा क्या बना रही है? earthen coolers। earthen मतलब मिट्टी के, क्या? कूलर्स। समझ रहे हो हमारे घर में कैसे कूलर होते हैं? प्लास्टिक बॉडी होती है, आयरन बॉडी होती है, लेकिन ये क्या बना रही है? अर्दन कूलर्स बना रही है, मिट्टी के कूलर्स बना रही है। अगर किसी ने भी मिट्टी के कूलर्स देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने अर्दन कूलर्स देखे हैं। ठीक है, या कहीं सुना हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन में पहली बार पढ़ रही हूँ। बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे मेथड्स का इस्तेमाल कर रही है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ऐसे मेथड्स। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड। तो बताइए कि इसमें कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है, कौन से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को राधा ने ध्यान में रखा है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो राधा ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका इस्तेमाल कर। दूसरी चीज़, वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कि मिट्टी से बना होगा, यानी कि उसके लिए उनको, जैसे आयरन की बॉडी वगैरह गल जाती है तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी और मिट्टी का बना हुआ कूलर उनको मिलेगा। तो इससे क्या है, रिसोर्सेज सेव होंगी।
तो ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो पूरा हो रहा है वो है आपका, आपको समझ में आ ही गया होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा था ना कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीक़ों से प्रोडक्शन करना और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को ही बनाकर उन्हें देना सोसाइटी को, तो ये है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये एक तरीके से आपके कुछ केसेस बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, तो इन पे आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं, और अगर आपको ये समझ में आने लग जाएंगे, सॉल्व करने आ जाएंगे, तो आपका पेपर मैक्सिमम आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अंकिता ने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसमें वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनिक आप सब समझते हैं, विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट एनी केमिकल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो अंकिता ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करेगी। Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and make sure people with limited income can also afford her vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, देखा जाए तो उसके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बहुत ही कम है, लेस कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मनमाना पैसा ले सकती है, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रही है कि अपने गुड्स को कम से कम रुपयों में वो जो है प्रोवाइड करें, सो दैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन मार्केट, जिससे वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये भी हो सके कि भाई जो लोग लिमिटेड इनकम के साथ हैं, जिनकी इनकम कम है, वो लोग भी उसके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकें, वो भी ले सकें और केमिकल फ्री खाना पीना खाएं और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स जो कि वो अचीव करना चाहती है वो बताइए। तो इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या होगा, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर वो कह रही है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कम हैं, पर उसके बावजूद भी क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान रखिएगा सर्वाइवल की बात आ गई है, तो वो कम से कम प्राइस चार्ज कर रही है। तो सर्वाइवल की अगर बात आई है, वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ गया। कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल है। और सोसाइटी के भले का भी सोच रही है। वो कैसे सोच रही है कि ये भी कोशिश कर रही है कि कम से कम इनकम ग्रुप वाले भी उसका सामान खरीद सकें, इसलिए उस सामान का प्राइस भी उसने ऐसे ही रखा है कि कम इनकम वाले लोग भी उसके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खरीदें, और लोगों की सोसाइटी में लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं एक केस स्टडी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज और केस स्टडी हर एक टॉपिक के बाद सॉल्व करने से वो टॉपिक बहुत ज़्यादा माइंड में अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बार बार उसे रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए केस स्टडीज़ वाला पार्ट बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है उसके बावजूद भी, और अगर ये केस स्टडी आपके पास अवेलेबल भी हो बुक में, उसके बावजूद भी आप इसको समझिए ज़रूर कि आपको क्यों बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा बेटर बनेगी। तो हम केस स्टडी पे सीधे चलते हैं। XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स
in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. देखो, XYZ पावर लिमिटेड ने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, फैक्ट्री लगाई जिसमें उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, सोलर लैंटर्न। सोलर लैंटर्न्स सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर जलने वाले लैंटर्न्स। कितने इनोवेटिव प्रोडक्ट है ना। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था हमारा, अर्दन कूलर्स, मिट्टी के बने हुए कूलर्स। दूसरा ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और तीसरा सोलर लैंटर्न्स, यानी सौर ऊर्जा से जलने वाले और चार्ज होकर जलने वाले लैंटर्न्स, यानी कि लालटेन। इन अ रिमोट विलेज एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई। देखो, रिमोट विलेज जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ इलाके होते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए जो गांव होते हैं, जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होती है या कम होती है या होती ही नहीं है, ऐसी जगहों पे XYZ पावर लिमिटेड ने एक फैक्ट्री लगाई। देखो, उनके बारे में सोचा भाई, लोगों के बारे में। द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट डे बाई डे। अब जब उन्होंने फैक्ट्री लगाई तो उन्होंने देखा कि जो रेवेन्यू उनको हो रहा है वो दिन पे दिन सफिशियंट होता जा रहा है, मतलब सही हो रहा है, उनको नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा वो फायदे की ओर चल रहे हैं। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जब इतना ही ज़्यादा हमारा सोलर लैंटर्न काम कर रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि सेल बढ़ जाए और उनको ज़्यादा फायदा हो। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस। अब उन्होंने इसके लिए ये सोचा कि चलो आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हीं को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उस एरिया में। उद्देश्य ये है कि उस इलाके में जॉब कम मिलता है लोगों को, आमदनी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना गांव के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए। तो सोसाइटी की तरफ इन्होंने सोचा। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। उसके बाद कंपनी ने ये भी सोचा कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ जिन्हें वो रखेगी, अब वो गांव के लोग होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनको उतनी नॉलेज हो, तो वो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी अपनी तरफ से और उनकी नॉलेज को लगातार अपडेट करती रहेगी, फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी होगी या लेटेस्ट तरीके जो होंगे सोलर लैंटर्न्स को बनाने के या उस कंपनी में जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उसमें काम करने के, उससे अपडेटेड रहेंगे। अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइंस। अब इसमें से लाइन छांटिए, उन लाइंस को पकड़ के बताइए जिन लाइंस से आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा पर्सनल ऑब्जेक्टिव वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मतलब वो लाइन बताइए जिससे ये पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, या मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट होने के या करने के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं, और फिर ये बताइए कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट डे बाय डे, ठीक है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन में किसकी, सरवाइव कर गया बिजनेस। अब उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा, यानी कि ग्रोथ का सोचा है, और सफिशिएंट जो है मिल रहा है उनको रेवेन्यू, इसका मतलब उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, उसके सर्वाइवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लाइन से जो हमें पता चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस। अब यहाँ पे देखो क्या करा इन्होंने, यहाँ से फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया
कि वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे जो है पास के गांव से, जिससे कि जो उनके पास कुछ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की तो वो उस एरिया में दे सकेंगे, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे उनके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, इसलिए उनको जॉब प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने क्या सोचा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचा है, डिसाइड किया है, और लोगों की भलाई उसमें है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा हो रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल था, यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है इस लाइन से। अब नेक्स्ट लाइन है, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनको अपडेट करेगी उनकी नॉलेज को, तो उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है नई नई जानकारी लेना और अपने करियर में ग्रोथ करना, वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफ़िल कर रही है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इस लाइन से पता चल रहे हैं। तो XYZ पावर लिमिटेड जो है एक तरीके से देखा जाए तो अपने जो तीनों मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, उसको पूरा कर रही है, ठीक है। और इस लाइन से पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही है, इस लाइन से पता चल रहा है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर रही है, और इस लाइन से पता चलता है कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्लास फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आगे मैं आपको रेगुलर वीडियोस ही प्रोवाइड करूँगी, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताते रहिए कि आपको और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बताया था कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दिए हैं साथ साथ, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी उनकी, ठीक है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।